गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में अपन ने जीवों की पारस्परिक क्रियाएं स्टार्ट कर दी थी और परभक्षण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। परभक्षी क्या क्या काम करते हैं नेचर में, वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, परभक्षण के बचाव हेतु अनुकूलन, परभक्षण से बचाव हेतु अनुकूलन। पहले अपन पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन परभक्षियों से बचने के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो अपनी बुक में दी हुई है वो है छद्मावरण। छद्म का मतलब होता है झूठा आवरण, ठीक है। छद्मावरण का मतलब है आवास के अनुसार रंग बदलने की क्षमता। आवास के अनुसार रंग बदलने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? छद्मावरण। ये विशेषता कुछ कीटों व मेंढकों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस विशेषता की वजह से ये परभक्षियों से सुरक्षित रह जाते हैं। छद्मावरण के गुण के कारण ये बच्चों परभक्षियों से क्या रह जाते हैं? सुरक्षित रह जाते हैं। तो एक अनुकूलन तो जंतुओं में ये हो गया परभक्षियों से बचने के लिए। नंबर 2, अनेक शिकार जातियां जिनको खाया जाना है, अनेक शिकार जातियां जहरीली होती है। अनेक शिकार जातियां जहरीली होती है जिसके कारण परभक्षी उनका भक्षण नहीं करते। जिसके कारण परभक्षी जो होते हैं वो उनका भक्षण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, मोनार्क तितली महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान रखना। मोनार्क तितली अपने जीवन काल में विशेष रसायन उत्पन्न करती है। मोनार्क जो तितली होती है वो अपने जीवन काल में विशेष रसायन उत्पन्न करती है और अपने प्राकृतिक परभक्षी जो कि पक्षी होता है के लिए अरुचिकर बन जाती है। उसके लिए क्या बन जाती है बच्चों? अरुचिकर बन जाती है, डिस्टेस्टफुल बन जाती है, जिसके कारण जो उसका प्राकृतिक परभक्षी है ना, पक्षी, वो उस मोनार्क तितली को खाता नहीं है, अरुचिकर बन जाती है। अब जो ये मोनार्क तितली होती है, ये मोनार्क तितली ये विशेष रसायन अपनी कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। विषैली खरपतवार खाकर और ये विशेष रसायन मोनार्क तितली प्राप्त करती है। तो ये बच्चों जंतुओं में कुछ अनुकूलन बताए गए हैं परभक्षियों से बचने के लिए। इसी प्रकार से देखो बच्चों पादपों में,
पादपों में अनुकूलन, परभक्षियों से बचने के लिए। अब देखो बच्चों, पादपों हेतु जो परभक्षी हैं वो परभक्षी कौन है? शाकाहारी। भाई पादपों के लिए तो परभक्षी कौन है? शाकाहारी। 25% से भी ज़्यादा कीट क्या होते हैं? पादप भक्षी होते हैं, पादपों का भक्षण करते हैं। तो पादपों के लिए तो वही परभक्षी हो गए। अब बच्चों, पादपों के द्वारा भी परभक्षियों से बचने के लिए खूब सारे जुगाड़ लगाए जाते हैं। नंबर 1, सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण साधन है कांटे। ठीक है, जो पादप होते हैं वो परभक्षियों से बचने के लिए कांटे पैदा कर लेते हैं, जैसे अकेशिया बबूल है, कैक्टस है। ठीक है। नंबर 2, बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न या भंडारित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, भंडारित करते हैं, जो कि परभक्षी की वृद्धि व जनन को रोकते हैं, पाचन को संदमित कर देते हैं, यहाँ तक कि उसको मार भी देते हैं। इसलिए फिर वो परभक्षी जो होते हैं उन पादपों को नहीं खाते। एक उदाहरण और दिया हुआ है बच्चों, ऐसे बेकार पड़ी हुई जमीन में आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो है ये आंकड़ा अत्यंत हानिकारक हृदय ग्लूकोसाइड उत्पन्न करता है। हृदय ग्लूकोसाइड ये उत्पन्न करता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी बकरी वगैरह को आपने आंकड़ों को खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो पादप है वो हानिकारक ग्लूकोसाइड का निर्माण करता है। इसके अलावा बहुत से पादपों में उत्सर्जी रसायन अपन मान सकते हैं। नहीं, वो पादपों के लिए तो ऐसे मान लो एक प्रकार से काम के नहीं होते हैं। अभी निकोटीन है, कैफीन है, स्ट्रिक्नीन है, अपने लिए जैसे मान लो फायदे के होते हैं, लेकिन वो पादपों के द्वारा वो जो रसायन बनाए जाते हैं, निकोटीन, कैफीन, स्ट्रिक्नीन वगैरह, ये सब रसायन पादपों की युक्ति है एक प्रकार की। किन से बचने के लिए? परभक्षियों से बचने के। तो इस प्रकार से बच्चों कंप्लीट होते हैं पादपों व जंतुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले अनुकूलन परभक्षियों से या परभक्षण से बचने के लिए। अब अपन दूसरे प्रकार की समिष्टि पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करेंगे, जो है बच्चों स्पर्धा या कंपटीशन। देखो, दूसरे प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया है स्पर्धा, कंपटीशन। देखो बच्चों, समझते हैं स्पर्धा को। वैज्ञानिक था डार्विन, ठीक है, और डार्विन ने जो बातें बताई थी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। एक तो जीवन संघर्ष, और एक उसने बताया था योग्यतम की उत्तरजीविता। क्या कहता है डार्विन? कि अगर आपको जिंदा रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है,
एग्जिस्ट अगर आपको करना है, जिंदा रहना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और उस संघर्ष में जो जीतेगा, ऐसे मान लो, या उस संघर्ष को जो पार कर जाएगा वो ही जीवित रह पाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जो फिटेस्ट होगा, योग्य होगा, वो ही सर्वाइव कर पाएगा। तो डार्विन बच्चों जब ये बातें बता रहा था, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, तो बच्चों डार्विन को दृढ़ विश्वास था। जो डार्विन था वो डार्विन निश्चयी था। किस बात के लिए? कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, अंतर जातीय स्पर्धा है, ये बच्चों जैव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बल है, एक पोटेंट फोर्स है। ऐसे मान लो कि साहब जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, इसको लेकर पूरा विश्वास था। किसको? डार्विन को। कि साहब ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, वो किस काम के लिए महत्वपूर्ण है? जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। या ऐसे मान सकते हैं अपन तो, अलग अलग जाति के बीच में होने वाली जो स्पर्धा होती है वो जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इस बारे में विश्वास किसका था बच्चों? डार्विन का। ठीक है, अब देखो स्पर्धा होती कब है, क्या होती ये भी अपन आगे समझेंगे। स्पर्धा होती कब है? स्पर्धा सामान्यतः नंबर 1 किनके बीच में होती है? निकटतः संबंधित जातियों के बीच में। भाई सामान्यतः स्पर्धा कब प्रारंभ होती है? निकटतः संबंधित जातियों के बीच में प्रारंभ होती है। किनके लिए? सीमित संसाधनों के लिए। किनके लिए होती है बच्चों? सीमित संसाधनों के लिए होती है, निकटतः संबंधित जातियों के लिए। नॉर्मली ऐसा सामान्यतः होता है, लेकिन ये चीज हमेशा सत्य नहीं है। सामान्यतः ऐसा जरूर होता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। तो फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? ध्यान दो बच्चों, असंबंधित जातियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। असंबंधित जातियों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। और बच्चों इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण अपनी बुक में दिया हुआ है। देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? दक्षिण अमेरिकी उथली झीलों में, दक्षिण अमेरिकी उथली झीलों में आता है आगंतुक फ्लेमिंगो। उथली समझ जाओगे बच्चों, कम गहरी। उथली से क्या मतलब लगाना है? कम गहरी। तो दक्षिण अमेरिकी कम गहरी झीलों में फ्लेमिंगो पक्षी आता है कहीं और से, और उन दक्षिण अमेरिकी उथली झीलों में पहले से रहने वाली आवासी मछलियां। अब सोच के देखो, उन उथली झीलों में पहले से रह रही है मछलियां, आगंतुक फ्लेमिंगो कहीं और से आया है, तो ये तो दोनों एक दूसरे से क्या है? असंबंधित है, कोई निकटता संबंधित नहीं है। लेकिन इन दोनों का ही भोजन क्या है? झील में मिलने वाले प्राणी प्लवक। दोनों का ही भोजन क्या है? झील में मिलने वाले प्राणी प्लवक। तो
झील में मिलने वाले प्राणी प्लवकों के लिए, जो कि इनका भोजन है, इन दोनों के बीच में, आवासी मछलियों और आगंतुक फ्लेमिंगो के बीच में क्या हो जाती है बच्चों? प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो ये बात तो फिर लागू नहीं हुई कि साहब निकटतम संबंधित जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, ये तो असंबंधित जातियों के बीच में भी हो सकती है। दूसरी चीज देखो, निकटतम संबंधित जातियों के बीच में होगी किनके लिए? सीमित संसाधनों के लिए। संसाधन सीमित हो ये बात भी आवश्यक नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों इंटरफेरेंस कंपटीशन या बाधा स्पर्धा। बाधा स्पर्धा में क्या होता है बच्चों? एक जाति की उच्च आसन दक्षता के कारण, एक जाति की उच्च आसन दक्षता के कारण दूसरी जाति की आसन दक्षता घट जाती है, भले ही संसाधन पर्याप्त हों, भले ही संसाधन पर्याप्त हों। तो बच्चों संसाधनों का सीमित होना भी आवश्यक नहीं होता है। कई बार पर्याप्त संसाधन होते हैं तब भी बाधा स्पर्धा देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अभी मान लो बच्चों एक हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हॉस्टल में 100 बच्चे रहते हैं तो जो ब्रेकफास्ट बनेगा, लंच डिनर जो भी बनेगा वो कितने बच्चों के लिए बनेगा? 100 बच्चों के लिए बनेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे रहते हैं तो भोजन भी कितने बच्चों का बनेगा? 100 बच्चों का ही बनेगा। क्या भोजन की कमी है? नहीं, भोजन की कमी नहीं है, भोजन पर्याप्त है 100 के हिसाब से। लेकिन अभी 10 बच्चे ऐसे मान लो बहुत ज्यादा चालाक प्रकार के हैं, मजबूत कदकाठी के मान लो, या थोड़े झगड़ालू स्वभाव के मान लो, हैं, खाना वाना बनने से पहले ही अपनी पोजीशन लेके जल्दी से आके बैठ जाते हैं, गर्मा गर्म खाना लेके खानी चाहिए थी, 5 चपाती 10 चपाती खा जाएंगे, दाल जैसे खा जाएंगे, और कोई अच्छी चीज बनी है उसको खा जाएंगे, ठीक है। तो 10 की आसन दक्षता क्या है? ज्यादा है। और 10-15 ऐसे मान लो जो लेजी टाइप के हैं, टाइम पे खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, आराम से धीरे धीरे जाते रहेंगे। तो भोजन तो पर्याप्त था ना, लेकिन एक की आसन दक्षता ज्यादा होने की वजह से या एक की संदमनी उपस्थिति की वजह से दूसरे की आसन दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती। इसको बोलते हैं बच्चों बाधा स्पर्धा, भले ही संसाधन पर्याप्त हो। इसी वजह से अपन स्पर्धा को ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति के कारण महत्व रूप से घट जाती है। मतलब स्पर्धा को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं? परिभाषित, एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। ऐसे प्रक्रम के रूप में अपन बच्चों प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बात होगी प्रतिस्पर्धा होती क्या है। अब बच्चों प्रतिस्पर्धा के बारे में, स्पर्धा के बारे में अपन देख चुके, जो दोनों ही जातियां होती है, दोनों ही जातियों को क्या होती है? यहां पर हानि होती है। क्लियर? अब स्पर्धा होती है, इसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण हैं, ठीक है, वास्तव में ऐसा होता है नेचर में या कुछ और होता है, इन सब बिंदुओं पर अपन चर्चा और कर लेते हैं। स्पर्धा होने के प्रमाणों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना।
देखो, स्पर्धा होने के प्रमाण। नंबर 1, गोसेका स्पर्धी अपवर्जन नियम। गोसेका स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या कहता है? स्पर्धी अपवर्जन नियम, ध्यान दो बच्चों, यदि समान संसाधनों के लिए दो निकटतः संबंधित जातियां प्रतिस्पर्धा करती है तो वे अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। यदि समान संसाधनों के लिए दो निकटतः संबंधित जातियां प्रतिस्पर्धा करती है तो वे लंबे समय के लिए, अनंत काल तक के लिए साथ साथ नहीं रह सकती। अंततः घटिया जाति विलुप्त कर दी जाती है। अंततः घटिया जाति विलुप्त कर दी जाती है, लेकिन संसाधन सीमित होना आवश्यक है। कंडीशन क्या लगाई गई है? संसाधन सीमित होना आवश्यक है। तो एक जैसे या समान सीमित संसाधनों के लिए यदि दो निकटतः संबंधित जातियां प्रतिस्पर्धा करती है तो वे अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। अंततः घटिया जाति विलुप्त कर दी जाएगी। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, स्पर्धी अपवर्जन नियम जो है प्रयोगशाला में इस नियम को समझाना आसान है, या ऐसे मान लो प्रायोगिक रूप से इसकी पुष्टि की जा सकती है। जो ये गोसे और उसके साथी थे उन्होंने अपने प्रयोग किए थे किस पर? पैरामीशियम पर। अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे बच्चों? पैरामीशियम पर। और पैरामीशियम पर एक्सपेरिमेंट करके स्पर्धी अपवर्जन नियम को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन प्राकृतिक रूप से इस नियम के साक्ष्य नहीं मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं। कुछ मामलों में ठोस एविडेंस मिल जाते हैं, कुछ मामलों में, जैसे अपनी बुक में उदाहरण दिया गया है, गैलापैगो द्वीप पर लाई गई बकरियां। गैलापैगो द्वीप पर क्या लाई गई? बकरियां। अब गैलापैगो द्वीप पर बकरियां आने की वजह से वहां पर रहने वाला एबिंगडन कछुआ, एबिंगडन है ना, जो कि एक प्रकार का कछुआ है, लगभग 1 दशक 10 वर्षों में ही क्या हो गए? विलुप्त हो गए। जिसका मुख्य कारण था बकरियों की अत्यधिक अक्षण दक्षता, चारण क्षमता। बकरियों की बहुत ज्यादा चारण क्षमता की वजह से उस गैलापैगो द्वीप पर से जो
एबिंगडन कछुए थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो क्या कहा गया इस स्पर्धी अपवर्जन नियम में, यदि समान संसाधनों के लिए निकटतम संबंधित जातियां प्रतिस्पर्धा करती है तो वो अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। जो घटिया कमजोर जो जाति होगी वो अंततः विलुप्त कर दी जाएगी, और ऐसा होने के लिए संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। अब बच्चों ये जो नियम दिया गया, इस नियम को प्रयोगशाला के प्रयोगों से तो आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन इस नियम के साक्ष्य जो होते हैं वो प्रकृति में कम देखने को मिलते हैं। कई बार ठोस एविडेंस, सॉलिड एविडेंस मिल जाते हैं, जैसा वो गैलापागो द्वीप वाला था। हिसाब गैलापागो द्वीप पर बकरियां आई, बकरियां लाई गई, उनकी बहुत ज़्यादा चारण क्षमता थी, जिसकी वजह से लगभग 10 साल में ही वहाँ से एबिंगडन कछुए क्या हो गए, विलुप्त हो गए। आगे बात समझ में। तो एक तो एविडेंस हो गया ये स्पर्धा का। दूसरा जो एविडेंस है वो है बच्चों स्पर्धी मोचन। स्पर्धी मोचन, स्पर्धा। अब देखो होता क्या है, स्पर्धी मोचन का जो नियम है वो स्पर्धी मोचन का नियम क्या कहता है, उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटाए दिए जाने पर उसका वितरण की परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। क्या कहना चाह रहा है स्पर्धी मोचन में, देखो बच्चों, माना स्पर्धी रूप से किसी उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण, स्पर्धी रूप से किसी उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण अन्य जाति का वितरण छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। अभी जैसे मान लो कोई दबंग टाइप का मान लो आदमी है, पैसे वाला है, गुंडा टाइप का, ऐसे मान लो आदमी मान लो। अब वो बेचारे कोई मान लो गरीब लोग हैं, है ना, और उनकी जैसे ज़मीन को वो मान लो कवर करता जा रहा है, तो वो बेचारे छोटी छोटी जगह में क्या होते चले जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो दबंग जो लठैत आदमी है वो तो क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन के मामले में क्या है, सुपीरियर है, और वो बेचारे खाना बदोश टाइप के वैसे लोग हैं, वो मान लो कंपटीशन के मामले में इनफीरियर, तो वो छोटी सी जगह के अंदर सिमट जाएंगे। तो क्या बताया जा रहा है, स्पर्धी रूप से किसी उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण अन्य जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। अब स्पर्धी उत्तम जाति को हटा दिया जाए तो कमजोर जाति की वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। वितरण परास जो होती है वो नाटकीय ढंग से फैल जाती है। मान लो वो जो लठे टाइप का दबंग आदमी था वो कहीं चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या और कुछ हो जाए, वैसा काम करने वाला कोई ना बचे, तो धीरे धीरे उसने जिस क्षेत्र को कवर किया था वो क्षेत्र वापस वो खाना बदोश और वो उस टाइप के जो लोग होंगे वो धीरे धीरे वापस फैल जाएंगे। तो स्पर्धी मोचन, मोचन का मतलब होता है रिलीज करना कि साहब कंपटीशन होने की वजह से जो कंपटीशन में बेस्ट था उसका क्षेत्र तो हो गया बड़ा, और जो कम बेस्ट था या अयोग्य टाइप का था, घटिया था, उसका क्षेत्र हो गया छोटा। अब अगर वो जो सुपीरियर स्पीशीज है वो हट जाए तो बच्चों वो कम योग्य जो जाति होती है वो अपने परास को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है। मतलब उसकी परास जो कम हुई थी, कम भौगोलिक क्षेत्र तक सिमट गई थी, उसका कारण स्पर्धा ही तो था। स्पर्धा की वजह से वो छोटे से क्षेत्र में सिमट गई, और जब वो स्पर्धा हटी या वो स्पर्धी हट गया तो उनकी परास क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसी को क्या कहते हैं, स्पर्धी मोचन। ठीक है।
अब देखो बच्चों, इन चीजों को समझाया कॉर्नेल के परिष्कृत प्रयोगों में। कॉर्नेल के परिष्कृत प्रयोगों में इस चीज को समझाया गया है स्कॉटलैंड के चट्टानी क्षेत्रों में। ठीक है, बार्नेकल की दो जातियां थी, एक बार्नेकल बेलेनस और एक बार्नेकल चैथेमेलस। बार्नेकल बेलेनस और बार्नेकल चैथेमेलस। तो ये बार्नेकल जो बेलेनस जाति है ये बच्चों स्पर्धी रूप से क्या है, उत्तम जाति है। तो इस बार्नेकल बेलेनस के द्वारा दूसरे छोटे बार्नेकल चैथेमेलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया जाता है। तो ये बच्चों प्रकृति में स्पर्धा होने के प्रमाण हो गए। एक तो स्पर्धी अपवर्जन का नियम और एक हो गया बच्चों स्पर्धी मोचन। अब इन नियमों से सीधी सीधी ये बात बताई जा रही है कि साहब जो स्पर्धा में बेस्ट होगा, उत्तम जो होगा, वो दूसरी जाति को विलुप्त कर देगा, अंततः समाप्त कर देगा। मतलब एक घोर सामान्यीकरण बताया गया है, जनरलाइजेशन बताया गया है कि साहब एक विलुप्त हो जाएगी और दूसरी ही बचेगी। लेकिन जो आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञ हैं या इस चीज की जो आधुनिक अध्ययन किया गया है वो ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं कि एक जाति दूसरी को विलुप्त कर देगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। तो बच्चों कहानी क्या है? आमतौर पर ऐसा घोर सामान्यीकरण नहीं देखने को मिलता है। वर्तमान अध्ययनों से क्या बात पता चली है कि साहब एक जाति दूसरी को विलुप्त नहीं करेगी, अपितु सह अस्तित्व को बढ़ावा देगी। देखो अभी समझाता हूं। देखो बच्चों, एक बिंदु अपनी बुक में दिया हुआ है, वो है संसाधन विभाजन, रिसोर्सेज पार्शनिंग। क्या बताया गया? पुराने अध्ययनों से घोर सामान्यीकरण का पता चलता है। क्या? स्पर्धी उत्तम घटिया को क्या कर देंगे? विलुप्त कर देंगे। लेकिन वर्तमान जो अध्ययन है वो बच्चों इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि साहब जो स्पर्धी रूप से उत्तम होगा वो दूसरी को नष्ट कर देगा, विलुप्त कर देगा, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बल्कि वो क्या करते हैं? सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जो एक महत्वपूर्ण जुगाड़ लगाया जा सकता है वो क्या हो सकता है? संसाधनों का विभाजन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है कि साहब स्पर्धी रूप से उत्तम और घटिया दोनों ही जातियां मिलकर संसाधनों का क्या कर ले? बंटवारा कर ले और दोनों ही बनी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरी को क्या कर देगी? विलुप्त कर देगी। अब देखो, इकोलॉजिस्ट का नाम ध्यान दो, अपनी बुक में बताया गया मैक आर्थर। मैक आर्थर ने अपनी एक्सपेरिमेंट किए किस पर? पादप या वृक्ष पर रहने वाली फुदकी वार्बलर की 5 जातियों पर। फुदक फुदक कर जो चिड़िया चलती है ना, उसकी फुदकी या वार्बलर की 5 जातियां थी
जो पादप या वृक्ष पर रहती थी। और उन्होंने बच्चों इस स्पर्धा को कम करके या ऐसे मान लो इस स्पर्धा को समाप्त करके अपने आप को बचा लिया। कैसे बचा लिया? उन्होंने बच्चों भिन्न भिन्न समय, भाई जो उनका खाना वाना या ऐसे मान लो चरने का जो टाइम था वो उन्होंने भिन्न भिन्न समयों का चुनाव किया, है ना। चारण प्रतिरूपों में बदलाव ला दी, अलग अलग समय पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया, अपने भोजन ग्रहण करने के तरीकों में वो बदलाव लेके आई और किससे बची रही? इस स्पर्धा से। तो मैक आर्थर ने इस चीज की पुष्टि कर दी, सह अस्तित्व की। ठीक है भाई, ऐसे तो मान लो वो 5 टाइप की फुदकी थी, तो उनमें से जो सुपीरियर थी, उत्तम थी, वही रहनी चाहिए थी, बाकी सब विलुप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने खाने पीने का टाइमिंग जैसे सेट कर लिया, अपने भोजन का लेने का जो तरीका था उसमें बदलाव कर लिया, अपने व्यवहार में उन्होंने बदलाव कर लिया और इस स्पर्धा से बची रही और 5 ही साथ साथ रहती रही। इस स्पर्धीय अपवर्जन नियम में तो क्या बताया था? समान संसाधनों के लिए जो सीमित मात्रा है और 2 निकटतम संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 5 प्रकार की जातियां हैं, उन्होंने इस स्पर्धा से छुटकारा पाया और आराम से वो साथ साथ रही। तो जो वर्तमान अध्ययन है, नए जो अध्ययन है, वो इस चीज की पुष्टि, वो ये नहीं कहते कि साहब प्रकृति के अंदर स्पर्धा नहीं होती। ध्यान देना बच्चों, इस चीज को नकारते नहीं है कि स्पर्धा नहीं होती, स्पर्धा तो होती है। लेकिन ये स्पर्धा के जो एक सिंपल से जनरल से रूल दे दिए ना कि साहब एक जाति दूसरी को विलुप्त कर देगी, ऐसा नहीं होता है। वर्तमान अध्ययनों से सह अस्तित्व का पता चलता है। जातियां एक दूसरे के सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है और उसकी पुष्टि की गई है फिर किसके द्वारा? मैक आर्थर के द्वारा। तो इस प्रकार से बच्चों समष्टियों के बीच होने वाली जो दूसरी पारस्परिक क्रिया थी स्पर्धा, वो समाप्त होती है। अब बाकी की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वो अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।